ऐसा है। अभी समझो मैं आइसोटोप स्टडी या कुछ उस समय स्कैन नहीं करता था, तो ये डायग्नोसिस हमें काफ़ी देर के बाद मालूम होता, तब तक पेशेंट चला जाता। ऐसे एक पेशेंट, एक नर्स मेरे पास थी, दवा लेने के लिए आती थी, उसके ससुर, उनको ये ऐसी बीमारी थी कि उनको भूख नहीं लगती थी और धीरे धीरे दौर्बल्य। धीरे मैंने पहले अपने दीपन पाचन जो भी द्रव्य है, उसके बाद मैंने भल्ला तक का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी अग्निवृद्धि नहीं है और दुर्बलता आती चली गई। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं घर में आईवी चढ़ाऊँ क्या, क्योंकि वो नर्स थी। मैंने बताया यहाँ घर में नहीं, उसको हम एडमिट करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो क्या करने का, हमने एडमिट करो। तो हमारे यहाँ नर्सिंग होम में एडमिट करने के बाद दूसरे दिन मैं उस डॉक्टर को मिलने के लिए गया था। तब रूटीन जो ब्लड यूरिन करते हैं वो तो किया था। मैं उस कंसल्टेंट को मिलने के बाद मैंने बताया कि उसका आप स्कैनिंग करवा लो। तो क्यों करना है, बाकी सब मुझे ठीक लगता है, 2-3 दिन रखेंगे, ज़रा आईवी फ्लूइड चलाएंगे, छोड़ देंगे। नहीं, मैंने बताया कि आप उसका स्कैनिंग करो, मुझे ये सीए लीवर की केस लगती है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों लगता है, तो आप करके तो लो, इसलिए तो मैंने एडमिट किया है। तो उन्होंने दूसरे दिन वो सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, उस दिन मुझे याद है कि हमारा आरोग्यवर्धिनी का सेमिनार था। उस दिन सुबह 7:30 बजे वो कंसल्टेंट का मुझे फ़ोन आ गया कि हाउ यू डायग्नोसिस सीए लीवर केस अटेस्ट क्लिनिकल ऐसे, क्योंकि वो डायग्नोसिस सही निकला था। तो अग्नि मान्य है, इतना गहरा है कि भल्ला तक चित्र देने के बाद भी वो वृद्धि नहीं है, अग्नि स्थान की मूल स्थान की विकृति है और ऐसे गंभीर है कि जो समझ में नहीं आ रहे। ये आदमी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो डायग्नोसिस हो गया, बाद में ट्रीटमेंट क्या करना अलग। लेकिन ये हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते तो ये शायद पेशेंट जाते हैं कि पहले एक दिन हमें मालूम होता था कि ये ऐसा है। तो इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन कौन सा करना ये आपको तय करना है। एक उसका आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं ये भी अलग। जैसे कि आजकल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, तो ये शुक्र हम परीक्षण करने के लिए देते हैं, तो ऑलिगोस्पर्मिया है, नेक्रोस्पर्मिया है, अलग अलग जो भी डायग्नोस, तो वो देखने के बाद हमें कहाँ ट्रीटमेंट करनी है परफेक्ट ये मालूम होता है। 3-4 महीने में हम रिजल्ट लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन नकारना नहीं है, लेकिन वो अपने आयुर्वेदिक दृष्टि से उसका संदर्भ लगाना चाहिए, ऐसा मेरा सबसे कहना है। उसी को जोड़ के मेरा एक प्रश्न था कि आप तो हार्डकोर आयुर्वेदिक फिजिशियन हो, तो आपको कभी एलोपैथिक मेडिसिन का ज़रूरत पड़ता है क्या प्रैक्टिस में देने के लिए? कोई ऐसा केस है जिसमें आपको लगा कि इसमें एलोपैथी ही देना चाहिए था? शुरू के समय में कुछ कभी कभी मैंने दिया है, लेकिन मुझे कुछ देना आवश्यक लगता है तो मैं अपने यहाँ के डोंबिवली के जो भी एलोपैथी के कंसल्टेंट है या फिजिशियन है उसके पास मैं रेफ़र करता हूँ, क्योंकि उसमें जिनका ज़्यादा अभ्यास है उन्होंने वो ट्रीट करना अच्छा है। लेकिन कुछ पेशेंट अपने जो फैमिलियर पेशेंट कहते हैं उसकी रिस्क कभी कभी लेनी पड़ती है। जैसे अभी मेरे पास एक 1.5-2 महीने पहले एक बूढ़ी औरत आई थी, 70-72 साल की अब उम्र होगी। उसकी शुगर हमने चेक की तो 720 ब्लड शुगर थी। अभी ये पेशेंट कभी भी कोमा में चला सकता है, जा सकती है। हॉस्पिटलाइज करेंगे तो आजकल जाने के बाद 2-4 लाख का टोपी लग जाती है। तो फिर क्या करना, तो मैंने रिस्क लिया क्योंकि क्लिनिकली शी वॉज क्वाइट गुड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं रिस्क लेके उसे एंटी डायबिटिक ड्रग्स मैंने चालू किए। 4 दिन के बाद हमने शुगर चेक किए तो 540 वगैरह, और एक 5 दिन के बाद वो 300 और बाद में वो 200 180 ऐसे हो गए। अभी ये मैंने रिस्क ले लिया क्योंकि वो मेरे फैमिली पेशेंट हैं। तो ऐसे रिस्क लेकर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस समय अपना आयुर्वेदिक का कौन सा भी दवा देने के बाद वो शुगर लेवल इतनी तुरंत कंट्रोल में नहीं आ सकती। ऐसे कुछ ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ता है तो अपने यहाँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इतने स्ट्रांग नहीं जितने आज एलोपैथी में है, तो वो अपने को उसकी फार्मेकोलॉजी मालूम होनी चाहिए और ऐसे ड्रग कभी इस्तेमाल करना, कौन सा करना, ये भी ज्ञान होना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर फैमिली पेशेंट नहीं है तो उसका जो अच्छा आदमी है उसके पास रेफ़र करता हूँ, वो करता है। लेकिन वो कम करना कितना कैसे
वो हम बाद में मैं करता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल कम नहीं है। जैसे थायराइड के पेशेंट्स है, ये सब ड्रग वो लाइफ लॉन्ग चालू ही रखो, तो ये गलत है। मैं उनके सब धीरे 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 ड्रग कम करके आयुर्वेदिक के ऊपर मैं लाता हूँ। सर यहाँ बहुत सारे पीजी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी 3rd ईयर है और नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर दे विल स्टार्ट देयर प्रैक्टिस। सो बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रैक्टिस व्हाट ऑल थिंग्स दे शुड रिमेंबर, और आइडियल क्लिनिक मैनेजमेंट क्या होता है? क्योंकि मैं भी आपका क्लिनिक एज ऑब्जर्वर आता हूँ, तो आपका जो क्लिनिक वो आइडियल क्लिनिक है। सो आइडियल क्लिनिक मैनेजमेंट क्या होना चाहिए सर? ये 1 घंटे का विषय है। ऐसा है कि काफ़ी लोग, काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास आने के बाद या मिलने को आते हैं, मुझे डिस्पेंसरी चालू करना है वगैरह। एक तो अभी जो मेरा परिचय करते समय आपने दिया है कि आपका सोशल लाइफ कैसा है, इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस डेवलप होती है, ध्यान में रखो। आपको कितने लोग वहाँ पहचानते हैं, तो ये सबसे महत्व की बात है कि आप सोशल होने चाहिए। हर एक आने जाने वाला आपका जो वे मित्र होना चाहिए कि कैसे डॉक्टर कहाँ जा रहे हैं, जो भी है, लेकिन वो संपर्क रहेगा तो प्रैक्टिस अच्छी चलती है। एक मैंने ऐसे देखा है कि प्रैक्टिस चालू करते समय जो भी डिस्पेंसरी है 10 बाय 10 की जगह हो सकती है, 1 रूम किचन का फ्लैट हो सकता है, और कोई भी प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस चालू करता है उस समय वहाँ से लोन लिया, वहाँ से लोन लिया, जमा करके करता है, तो शुरू करते समय वो जितनी काट छाट उसमें करना है वो प्रयास करता है। और फिर कितने लोगों को बुलाना है, नहीं मैंने मेरे रिश्तेदार और मेरे बैचमेट इसको ही बुलाया है, तो ये ऐसे कभी नहीं करना है। इसको थोड़ा बहुत शोमनशिप लगता है। तो आप जिस एरिया में प्रैक्टिस चालू करना है, तो वहाँ एरिया के सब जितने भी प्रैक्टिशनर्स है, कंसल्टेंट है, उनके पास आपका इनविटेशन जाना चाहिए। वो आपके यहाँ पूजा के दर्शन के लिए आएंगे मालूम नहीं, लेकिन उनको मालूम होता है कि ये इंदानी ने प्रैक्टिस चालू किया, उनको मालूम होता है। ये समझना चाहिए। और बाकी जहाँ जिस एरिया है, बिल्डिंग है, चाल है, या जो भी सोसाइटी है, वहाँ के सभी लोगों को भी इनविटेशन जाना चाहिए। तो ये इस पार्ट ऑफ प्रसिद्धि, यानी आपकी वो जाहिरात होनी चाहिए। बाकी जाहिरात करना अपने लिए अनइथिकल है, लेकिन ये होना चाहिए। और करते समय ही, नहीं तो ऐसे होता है कि चलो इस बार ये कलर नहीं, वो बाद में करेंगे। मेरा अनुभव खुद का और बाकी लोगों का ऐसा है, एक बार प्रैक्टिस चालू करने के बाद 10 साल तक आप उसमें कुछ बदल नहीं कर सकते, क्योंकि जेब में पैसा ही नहीं रहता। पहले 2 साल तो पेशेंट की राह देखते देखते थक जाते हैं, और बाद में होता है तब तक अन्य खर्चे चालू होते हैं। लेडीज़ लोगों का अलग रहता है, अच्छा कमाने वाला आदमी देखकर माँ बाप शादी लगा देते, हमारा क्या होगा? कमा नहीं करता। तो ये ऐसे कुछ है। तो करते समय समझो एसी, आजकल ऐसा ना एसी लगाया कंसल्टिंग गुण है, हाँ डॉक्टर टापटी बैठ कुछ डेकोरेशन करना है, क्या फ्लैश लाइट है, जो भी है, उस पर 2 लाख से बदले 2.5 लाख कर्जा निकालो, लेकिन वो बाद में 10 साल तक नहीं निकाल सकते। तो ऐसे करेंगे तो वो भी आज की समय की आवश्यकता है। बाहर बोर्ड है बड़ा, नियॉन साइन का है, जो भी है ऐसा करना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस चालू किया तब तो सब उस समय का वातावरण ही अलग था, लेकिन अभी ये आवश्यक है, तो ऐसा होना चाहिए। Exactly, sir. So being social is very important, as sir said. So my next question to you is, if you are starting a clinic, so अगर वो clinics जब हम है sir, हमारे पास time है, sir has to leave for Delhi, but sir has given us time. So please a round of applause for it, because we will try to finish it. Don't worry, sir. Only 3-4 questions. ऐसे हम लोग सर को नहीं जाने दे सकते ना, 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, राइट? People want you to wait. ओके, सो आपके क्लिनिक में मैंने काफ़ी देखा कि आप रक्त मोक्षण और बस्ती काफ़ी एज अ पंचकर्मा आप ओपीडी बेसिस पे यूज़ करते हो, तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस है? काफ़ी बोल सकता हूँ। रक्त मोक्षण के ऊपर 2 घंटा, बस्ती के ऊपर तो 1-2 दिन तक बोल सकता हूँ, लेकिन इतना अभी समय नहीं है। लेकिन आप मुलुंड में रहते हैं, मुलुंड की एक केस थी, वो पहले शादी के पहले वो डोंबिवली में रहती थी, मेरी फैमिली पेशेंट थी। वो बाद में उसकी खुद पैथोलॉजिकल लैब है, मैंने वो ACDMLT करके किया, उसको हर्पी जोस्टर हो गया यहाँ। आज शायद मैं किसी ने एक पिक्चर दिखाया था, डॉक्टर मंडलेजा ने,
तो काफ़ी 3 दिन तक डाइजेफाम इंजेक्टेबल लेने के बाद भी दर्द भी कम नहीं था, नींद भी नहीं लगी थी। तो फिर उसको याद आ गया कि अब वेलटकर सर के पास जाना चाहिए। वो पिताजी को लेके सुबह 10:30-11 बजे मेरे डिस्पेंसरी में आ गई। तो ऐसे बैठी थी, बोल भी नहीं सकती थी, आँख में से खोलना भी नहीं, यानी देख नहीं सकती थी। उन्होंने बताया डॉक्टर साहब किसी भी हालत में दर्द कम करना है। तो इन्हें मैंने बताया चलो सो जाओ, और मैंने उसी हाथ से 120 सीसी रक्त मोक्षण किया। 50-60 सीसी रक्त बाहर आने के बाद उन्होंने कहना चला लगा सर दर्द कम हो रहा है, दर्द कम हो रहा है। 120 सीसी ब्लड लेटिंग करने के बाद उसका जो पेन था अबाउट 90% पेन एकदम रिलीव हो गया। तो रक्तमोक्षणम एकतः ऐसे अपना सूत्र है। तो ऐसे रक्तमोक्षण के काफ़ी अलग अलग पेशेंट यानी मैंने किए हैं। तो उसके बाद दूसरे दिन मैंने 100 सीसी, तीसरे दिन 80 सीसी करने के बाद वो हर्पीस का सब प्रॉब्लम, बाद में आप कल्प क्या देना आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये रक्तमोक्षण की एक ताकत है। मेरे पास एक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट था, उसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस था, उसका बीपी 220/120 ऐसे था, सीवियर हेडेक। क्या करना, वो कंसल्टेंट ने बताया इसके अलावा आउट ड्रग नहीं मैं दे सकता हूँ। तो फिर मेरे पास शायद वो 72 वगैरह ऐसे, अभी रक्तमोक्षण इस वृद्धावस्था में करना नहीं है, वो आपका चर्चे का विषय है। मैंने उसी दिन पहले उसका 100 सीसी रक्तमोक्षण किया। तो वो 220 का उसका जो ब्लड प्रेशर था 180-190 तक कंट्रोल रहा। हर 8 दिन में मैं उसका एक बार रक्तमोक्षण, कम से कम मैंने 12-15 बार उसका रक्तमोक्षण किया। 3.5-4 महीने तक उसका सर दर्द, चक्कर ये सब कम हो गया। बाद में वो आदमी जाने वाला ही था। लेकिन ये रक्तमोक्षण की ताकत है। अभी इतना 220 मॉडर्न वाले लोग ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड लेटिंग यानी सिरावेद करते ही नहीं। तो अपने यहाँ ऐसे नहीं, हम करते हैं और उसके रिजल्ट हैं। मैंने प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन में, मेरे पास एक यहाँ लेक्चरर है, रूपारेल में थी शायद उस समय, अंग्रेजी की लेक्चरर, वो मूलतः धुलिया की थी। वो प्रेगनेंसी 8वें महीने में उसको ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको एंटी हाइपर ड्रग चालू कर दी। तो उन्होंने नाना जोशी यानी पीटी जोशी जो को फ़ोन लगाया। तो उन्होंने बताया आप कहाँ हैं अभी? तो मैंने डोंबिवली में है। तो ऐसा करो आप विनय के पास जाओ, यानी विनय है ना मेरा नाम है, मेरे डिस्पेंसरी में, और वहाँ से मुझे फ़ोन लगाओ। तो फिर वो वहाँ आ गई और उन्होंने नाना जी को फ़ोन लगाया। मेरे डिस्पेंसरी का ओपनिंग नाना जी के हंसते हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया अरे इसको 240 सीसी रक्तमोक्षण करो, आधा घंटा उसको वहाँ सुला दो तो उसका बीपी नॉर्मल आएगा। अभी 8वें महीने का प्रेगनेंसी है, 240 सीसी रक्तमोक्षण करना है, नाना जी ने बताया। फिर भी मेरे मन में थोड़ा आशंका कि ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता। तो मैंने 120 सीसी रक्तमोक्षण किया, उसको 20-25 मिनट सुलाया है। बाद में देखा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल। 3 दिन के बाद फिर से रक्तमोक्षण, ऐसे करके उसकी 9 मंथ की फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी हो गई विदाउट एनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देकर। तो ये डेयरिंग प्रैक्टिस भी करना चाहिए। और आप्तवाक्यम प्रमाणम, कौन बोल रहा है ये भी महत्व की बात है। नाना जी का फोन है कि अरे 240 सीसी रक्तमोक्षण करना है, तो हमें डर किस बात का? तो प्रैक्टिस में ऐसे कुछ करना पड़ता है। ऐसे बस्ती के बारे में भी मैं बोल सकता हूँ काफ़ी। So as sir said, blood pressure is basically equal to peripheral vascular resistance into cardiac output. So by Raktamokshan, ultimately you are decreasing the blood volume and decreasing the peripheral vascular resistance. So even we have experienced such thing in our Buddhas. So blood pressure decreases after you do Raktamokshan. So that's a great thing. So sir, मेरा ये सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान देना कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कितना कमा सकता है और आपण फीस कैसे डिसाईड करेल? नेहमी तुम्ही म्हणतात की फीस तुम्ही ठरवा, बट आज तुम्ही सांगा की कसं घ्यायचं फीस? मैं जैसे एक सूत्र है ना, तत्र धन्वंतराणाम अधिकारा, वो हम फीस आपके ऊपर छोड़ देते हैं। मेरे पास सीख कर गए हुए लड़के भी मेरे से ज़्यादा फीस लेकर प्रैक्टिस करते हैं, और महेश ठाकुर ने कभी पैसा देकर प्रैक्टिस नहीं किया है, जो हमारे ऊपर संस्कार हुए उसके माध्यम से। लेकिन
अभी का ज़माना थोड़ा बदल गया है। हम अभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन आप सुधर जाओ। क्योंकि कैसे अभी ये जो केस मैंने बताया ना, 240 ब्लड प्रेशर, 8वें महीने की प्रेगनेंसी है, ये रिस्क फैक्टर है ना। मॉडर्न वाले कमाते हैं, वो रिस्क फैक्टर के पैसे लेते हैं। इमरजेंसी एडमिट होने के बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट है तो वो रिस्क लेते हैं, इसलिए वो लाखों रुपए का बिल करते हैं। तो आप जिस केस में रिस्क लेते हैं उसके पैसे ले लो, उसको बताओ कि ये इतना रिस्क है इसलिए मैंने लिया है। लेकिन अपना एक्सपीरियंस कितना है ये देखकर भी चार्जेस लेने चाहिए, ऐसा मेरा है। यानी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ है और मेरा 500 रुपये कंसल्टेशन है, तो मेरे लगता है कि हमारी उतनी क्या कहेंगे ज्ञान वृद्धि है क्या, उतना ज्ञान है क्या लेने का, ये एक बार सोचना चाहिए। तो पैसा कितना लेना है ये हर एक के व्यक्तिगत के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन इतना भी कम मत लेना कि आपकी कीमत कम हो जाए। और जितना इन्वेस्ट किया है लेकिन पैसा ज़्यादा लेने से प्रैक्टिस चलती है, ये गलत बात है। जैसे हमारे यहाँ सिंधी कम्युनिटी है ना, उनका इकोनॉमी का ये क्या है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल बी लेस, टर्नओवर विल बी मोर। तो अब एक ही पेशेंट से 2000-4000 लेने के बदले 800 रुपये से 5 पेशेंट करेंगे तो वो ज़्यादा है, क्योंकि आपके डिस्पेंसरी के बाहर कितने पेशेंट बैठे हैं उसके ऊपर आपका इवैल्यूएशन होता है। तो दिन में नहीं तो बैठे हैं 2-4 हज़ार कमाएंगे, लेकिन 2 ही पेशेंट देखेंगे तो आपका नाम नहीं होने वाला है। लेकिन आपके बाहर वेटिंग रूम भरा हुआ है तो आपका वैल्यूएशन बढ़ता है। तो ये आप तय करो कितना चार्ज लेना है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे अभी शिरोधारा है, 1200 रुपये एक सिटिंग का लेते हैं, तो ये शिरोधारा करने के बाद हम उसको कितना रिजल्ट देते हैं कभी हमने सोचा है क्या? 1200 रुपये पर सिटिंग, यानी 10 सिटिंग करेंगे तो 12,000 रुपये हो गया। इसके अलावा उनके एलोपैथी की ट्रीटमेंट चालू रहते हैं, उसके अलावा आपका दवा है। तो ये जब हमें खर्चा करने की नौबत आती है तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, कभी कभी इसका व्यवहार करके सोच करके चार्जेस कितना लेना ये देखो। क्योंकि ऐसा थोड़ी है शिरोधारा 5 सीटिंग होने के बाद आपका सब दर्द कम होने वाला है, ये नहीं होता है। तो ये ज़रा मन में कभी कभी उसका विचार करो, ऐसे मुझे लगता है। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, आपका अभी एज 65 एंड अबव है, मैं भी आपको देखता हूँ कि आप काफ़ी क्विक हो, एक्शन में भी क्विक हो, गाड़ी भी फास्ट चलाते हो, सो यू आर वेरी क्विक। बट बीइंग 65 आप इतने यंग दिखते हो, इतने क्विक हो, और 65 होके भी 25 जैसे आपका एक्टिविटी है, तो ऐसा कोई रसायन है कि जो आप ले रहे हो हमको नहीं बता रहे हो, ऐसा कुछ है? वो सीक्रेट क्या है सर, आज बताओ। वो रसायन है आचार रसायन। आयुर्वेद को प्रवेश लेने के पूर्व मेरे घर में हमारे ऊपर जो संस्कार थे वो सुबह 4:30-4:45 बजे उठना, 10-12 किलोमीटर दौड़ना, व्यायाम, उसके बाद अभ्यंग, और बाद में ही घर में आना। उसके ये नहीं होता था तो घर में हमें खाना नहीं मिलता था, उस दिन उपवास लंघन। तो ये आदत पहले ही थी। आयुर्वेद में प्रवेश लेने के बाद दिनचर्या अध्याय सिखाने के बाद इसके ऊपर का विश्वास दृढ़ हो गया। तो ये अभ्यंगम आचरित नित्यम स जराश्रम आता, ये हम खाली पढ़े नहीं हैं, ये हम उसका आचरण करते हैं। अभी मैं बाहर जाने वाला हूँ, आज यहाँ से दिल्ली, अभी मेरे बैग में जो पाउच है उसमें तेल की बोतल है। सुबह वहाँ भी स्नान के पहले कम से कम हाथ और पाँव को तेल लगा के ही स्नान होगा। तो ये अपने यहाँ जो लिखा है ना, इति आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत सब प्रयोजन, ये प्रत्यक्ष फल दर्शन हम करते नहीं है, इसलिए आपका आयुर्वेद ये सिद्धांत के ऊपर विश्वास नहीं है। वो प्रत्यक्ष फल दर्शन हम अनुभव करते हैं, इसलिए उस प्रकार की कृति होती है। तो अलग रसायन कुछ नहीं लेता। आप जैसे मैं ज्वार बाजरे की रोटी खाता हूँ, गेहूँ की चपाती के बदले जो भी है, और आपसे भी ज़्यादा खा लेता हूँ, लेकिन अभ्यावरण शक्ति और जरण शक्ति दोनों अच्छे हैं। क्योंकि अभी भी आपको मुझे बताने में कोई संकोच नहीं होगा,
अभी वर्ष प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा की हमारे यहाँ बड़ी जुलूस निकलते हैं, शोभा यात्रा। वहाँ हर साल दानपट्टा तलवार का प्रात्यक्षिक मैं करता हूँ। आज भी 8:30 बजे मैं डिस्पेंसरी बंद करने के बाद 10 बजे तक ये सब पढ़ाता हूँ, 10 बजे मैं घर चला जाता हूँ। तो ये फिजिकल फिटनेस के लिए आवश्यक है। और ये होने के बावजूद सुबह मैं 4:45 बजे उठता हूँ, 5:15 बजे बाहर निकल के 55-60 मिनट पैदल घूमकर घर में आने का, बाद में अभ्यंग, बाद में स्नान पूजा अर्चा, बाद में डिस्पेंसरी, ऐसा है। और दोपहर को नींद लेने के लिए समय मिलता है ऐसा नहीं, सप्ताह में 2 दिन, मुश्किल से 3 दिन 20 मिनट 25 मिनट नींद लेते, नहीं तो मैं 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेता हूँ। तो इंद्रियों को हमें काबू में रखना है, इंद्रियों के काबू में हम नहीं जाना है, ये ध्यान में रखो। तो आचार रसायन कुछ मकरध्वज या कुछ च्यवनप्राश में नहीं खाता हूँ, दूध भी नहीं पीता हूँ, नित्य क्षर घृताभ्यास ही बताया फिर भी। लेकिन उचित समय पर उठना, नित्य व्यायाम, नित्य अभ्यंग, 2 समय का भोजन और 1 समय का मर्यादित नाश्ता, अब ये हमारा दिनक्रम है। उसी से आचारान लभते आयु, ऐसे बताया, उसका ये नतीजा ऐसा मुझे लगता है। So, thank you so much, sir. It was a great podcast with you. I hope everyone has enjoyed. I want your yes, behavior. Have you enjoyed the seminar? ग्रेट। और सर का एक अच्छा लाइन भी था कि सर बोलते हैं कि अगर तुम पेशेंट को बोल रहे हो 6 बजे उठना, तो तुम 6 बजे ग्राउंड पे दिखना चाहिए एज अ डॉक्टर। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, यू शुड फॉलो। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड थैंक यू एवरी स्पीकर फॉर कमिंग, बिकॉज आपका इतना महत्वपूर्ण टाइम आप निकाल करके हमारे साथ आए और हमको इतने अच्छे से मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। एंड wait, we have one more lucky draw. Don't go, the program is not over yet. We have 5 more minutes and then we are done. So thank you so much, thank you very much.